आज का हमारा टॉपिक है कि जो कि मर्चेंडाइजर असिस्टेंट मर्चेंडाइजर जब किसी फैक्ट्री में जाते हैं काम करने के लिए, तो वो मिस्टेक क्या क्या करते हैं। क्योंकि फैक्ट्री में जो भी काम करते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि सिली मिस्टेक, मतलब छोटी गलती कुछ कंसीडर ही नहीं होता है हमारे इंडस्ट्री में। एक गलती, जिस गलती पे आपका पूरी शिपमेंट और सैंपल जो आप भेज रहे हो वो सब कुछ निर्भर करता है, तो वो आपका कोई भी मिस्टेक सिली नहीं होता। सिली तभी तक होता है कि जब तक आपने कुछ गलती की और आपने ही उसे चेक कर दिया और उस गलती से आगे तक सैंपल में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो वो मिस्टेक ठीक हो गया, चलो वो मिस्टेक छोटी छोटी मिस्टेक। लेकिन अगर सैंपल बन गया आपकी गलती से, पूरा 3 के 3 पीस या 6 के 6 पीस ऐसे पूरे बन गए एक आपकी गलती से, तो वो मिस्टेक एक्सेप्टेबल नहीं होगा। कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना ही आपका सीनियर एक्सेप्ट करेगा, नहीं उनके सीनियर एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि टाइम बीत चुका होता है। सैंपल के लिए जितने टाइम मिले होते हैं वो टाइम खत्म हो चुका होता है। फैब्रिक जितने आप अरेंज कर चुके होते हो उस सैंपल के लिए, वो फैब्रिक वेस्ट हो चुका होता है। इसलिए सबसे पहले आप ये ध्यान दो कुछ भी सैंपल बनाने से पहले कि उस सैंपल का टेक पैक आपको मिलेगा जो कि हर बायर देता है। आप उस टेक पैक को पेज बाय पेज बहुत बारीकी से उसको पढ़ो, एक और उसका प्रॉपर नोट बनाओ कि इसमें ये फैब्रिक लगने हैं और इसमें ये ट्रिम्स लगने हैं, इस फैब्रिक का कलर ये होना चाहिए अगर प्रोटो सैंपल बन रहा है, अगर ये फैब्रिक का कलर ये होना चाहिए। प्रॉपर पैंटोन बुक निकालो और पैंटून बुक से उसको मैच करो, उसका कलर प्रॉपर मैच करो। मैच करने के बाद जो डाई होके आता है फैब्रिक का कलर मैच करो, और मैच करने के बाद आप देखो कि ये वही कलर है जो बायर का एज पर रिक्वायरमेंट है, सेम कलर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि जो फैब्रिक इनिशियल स्टेज पे बनता है सैंपल, प्रोटो सैंपल जिसे हम कहते हैं, वो हम लोग जनरली बकेट डाई, मतलब 2 4 10 मीटर फैब्रिक हम लोकली डाई करवा के और उसी से सैंपल बनवा लेते हैं। तो उसमें कलर 100% मैच नहीं होता, लेकिन ऐसा ना हो कि वो जो फैब्रिक है उसमें पैचेज हो या कोई शेड हो जो ऐसे गंदे से उस पर कुछ शेड कोई पैच सा लगा हो या फिर कुछ और हो जिससे गारमेंट बनने के बाद वो निखर के आए। जब हम उस समय नहीं दिखे, आपने ध्यान से देखा नहीं तो उस समय ना दिखे, उसके बाद पता चला जब सैंपल पूरा बन गया सैंपल, तो बनने के बाद उस पर जब प्रेस मारेंगे तो वो निखर के आ जाएगा। और कलर फिक्सिंग जरूर होनी चाहिए। कोई भी फैब्रिक हो आता है तो उनको डाई वाले को जरूर बोल दो कि भाई इसका कलर फिक्सिंग होना चाहिए, कलर फास्टनेस पुअर नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम इसको अभी तो जो डाई हुआ है वो बायर के कलर के हिसाब से हुआ है। ऐसा ना हो कि हम इसको सॉफ्टनर करने के लिए वॉश करें, सॉफ्टनर वॉश करें और उसमें इसका कलर निकल के कुछ और हो जाए, ऐसा होता है जनरली। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो आप इंस्ट्रक्शन अपने लेवल पे दे दो। इसलिए ये जिम्मेवारी आप अपने ऊपर ले लो कि जो आप अपना काम आपको दिया गया है वो आप बाखूबी निभाओ उस काम को। ये नहीं कि हाँ दे दिया, जो भी कलर आया हमने उठा के बना दिया, अब प्रॉब्लम आ गया तो सीनियर मर्चेंडाइजर या उनको जाके बताओ, फिर आपका रोल क्या हुआ। फिर आपका रोल तो यही हो गया कि आप एज ए पोस्टमैन काम कर रहे हैं कि वहाँ से फैब्रिक उठाया, वहाँ फैब्रिक काटने के लिए दे दिया, वहाँ बन गया, उसके बाद जो आउटपुट आया वो मर्चेंडाइजर के पास लेके चले गए। फिर तो आपका रोल आपने कुछ सीखा ही नहीं। इसलिए आप सबसे पहले टेक पैक खोलो, टेक पैक में देखो बाहर का क्या इंस्ट्रक्शन है, उस सब सारे पॉइंट को नोट डाउन करो। इसमें ये फैब्रिक लग रहे हैं, इसमें ये ट्रिम्स लग रहे हैं। ट्रिम्स में बहुत सारे ट्रिम्स होते हैं। टेप, नेक पे टेप हो जाएगा, उसके बाद ग्रॉस ग्रेन हो सकता है, उसके बाद स्नैप हो सकता है, प्रिंटेड पैच हो सकता है, कुछ भी बहुत सारी चीज़ें। इलास्टिक, इलास्टिक बहुत ध्यान देने वाली चीज़ होती है कि आपको ये ध्यान देना होगा कि इसमें वूवेन इलास्टिक लगाया जाए या निटेड इलास्टिक लगाया जाए। निटेड इलास्टिक आप जानते हो सॉफ्ट होता है, वूवेन थोड़ा हार्ड होता है। तो वो बायर के इंस्ट्रक्शन से, और इलास्टिक का साइज कौन सा होना चाहिए, कलर कौन सा होना चाहिए, ये सब बायर बहुत जैसे बायर डिफाइन कर देते हैं। ये ध्यान रहे कि डार्क कलर में आप मतलब ब्लैक कलर भी इलास्टिक चल सकता है, लेकिन लाइट कलर में ब्लैक कलर इलास्टिक कभी यूज़ मत कर लेना गलती से। तो ये सब चीज़ें ध्यान देने वाली होती है कि आप बायर की जो रिक्वायरमेंट है
वो आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं। सपोज एक थ्रेड बायर लिख रहा है कि इस फैब्रिक में मुझे पकड़िंग इफेक्ट चाहिए। पकड़िंग इफेक्ट कब आएगा उस गारमेंट में आपका, जब आप मोटे धागे से उसकी सिलाई करवाओगे। तो मोटे धागे से सिलाई करने के लिए आप मोटा धागा आप सैम्पलिंग में दोगे बनाने के लिए, तभी ये सैंपल आपका मोटे धागे से बनेगा। और वो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि बायर की रिक्वायरमेंट है कि देयर शुड बी पकड़िंग इन द स्टिचिंग, ये जहाँ पे वो चलेगा वहाँ पकड़िंग होनी चाहिए। तो स्टिचिंग का ऐसे मशीन चलाएगा, आप मास्टर को बताओगे, ऐसे मशीन चलाएगा जिसमें पकड़िंग का इफेक्ट हो, जो लुक बायर की रिक्वायरमेंट हो। तो फ्लैट लुक नहीं रिक्वायरमेंट, बहुत ज़्यादा पकड़िंग, बहुत जगह बायर मांगते हैं मुझे पकड़िंग इफेक्ट चाहिए। तो इफेक्ट आप प्रॉपर इंस्ट्रक्शन आप दोगे। आपने सुन तो लिया अपने सीनियर से, लेकिन आपने पास ऑन नहीं किया, इसलिए आप पहले उसका प्रॉपर नोट बनाओ। और नोट के हिसाब से एक ये मत सोचो कि बायर ने टेक पैक दे दिया, सब कुछ हो गया, अब जो हमारे मर्चेंडाइजर है, मर्चेंडाइजर ने हमें टेक पैक दिया, प्रिंट आउट निकाल के हमने उस टेक पैक को उठा के जो मास्टर होते हैं या फिर जो सैम्पलिंग के सीनियर होते हैं उनको उठा के दे दिया। अब उनका हेडेक है इसमें क्या होना है क्या नहीं होना है। बहुत ऐसा इंस्ट्रक्शन बहुत टाइम होता है कि बायर मेल पे इंस्ट्रक्शन दे देता है, तो उस टेक पैक में ना हो के मेल पे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सीनियर ने जो आपको दिया है मेल, वो मेल भी उसे पास ऑन होना चाहिए। या फिर कैसे भी टेक पैक पे लिख के दे दो, सिंगल पेज में सब कुछ चला जाएगा, लेकिन टोटल पूरे इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। क्योंकि मैंने बताया है कि एक मिस्टेक, जिस मिस्टेक से आपका पूरा शिपमेंट खराब हो सकता है, सैंपल खराब हो सकता है, पहले सैंपल की ही बात करते हैं, आपकी एक गलती से पूरा सैंपल खराब हो सकता है, वो सिली मिस्टेक या छोटी मिस्टेक नहीं कंसीडर किया जाएगा। क्योंकि आपका फैब्रिक खराब हो रहा है, आपका टाइम खराब हो रहा है, और वो तीन चार टेलर जो बना रहे हैं उनका टाइम खराब हो रहा है, कंपनी कॉस्ट जोड़ लेगी। बड़ी बड़ी कंपनी में जाओगे तो एक सैंपल अगर किसी असिस्टेंट की गलती से या मर्चेंडाइजर की गलती से बनता है तो आपके ऊपर चार्ज बैक कर देगा कंपनी। इसलिए ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी कि कोई गलती ना हो। आपने गलत इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, आपने गलत फैब्रिक नहीं दिया, तो वो आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो अब एक हो गया हमारा टेक पैक। फिर टेक पैक ध्यान से पढ़ना है और प्रॉपर पढ़ के जाना है। जो इंस्ट्रक्शन हमने पढ़ा और हमने समझा वही इंस्ट्रक्शन हमें सबको देना है और हर डिपार्टमेंट को देना है। पहले सैम्पलिंग डिपार्टमेंट को देंगे कि सैंपल ऐसे बनाओ, सैंपल बनने के बाद उसके बाद वो चला जाएगा वॉशिंग में, तो वॉशिंग वाले को ही देना है कि भाई इसको वॉशिंग सॉफ्टनर करना है या इंजाइम करना है या अगर डेनिम में ब्लीच करना है या कुछ और भी फैब्रिक है। तो जो इंस्ट्रक्शन बायर कर रहा है वो इंस्ट्रक्शन हमें देने हैं उनको कि भैया ये टेक पैक या मेल की फर्स्ट सैंपल जा रहा है, ये उनका मेल आया हुआ है, इस मेल की ये रिक्वायरमेंट है कि आप इसको ही फॉलो करो। नहीं तो अगर आपने रिटर्न या कुछ नहीं दिया उनको तो वो सेकंड लगाएंगे, बोलेंगे सो ये असिस्टेंट मर्चेंडाइजर की गलती है, तो आपको उस केस में अपने सीनियर से डांट सुननी पड़ जाएगी और सैंपल हो जाएगा रिजेक्ट, उसके बाद तो और ज़्यादा पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान दो। अब आते हैं कि कुछ ऐसे गारमेंट होते हैं जिसमें एम्ब्रॉयडरी की हुई होनी चाहिए, फिर पैचेज होते हैं, प्रिंटेड पैच होते हैं और एम्ब्रॉयडरी के पैचेज होते हैं। तो वो सबसे पहले आप पैचेज बनवाओ उनको, पैचेज जो भी, क्योंकि आपसे पहले आपका सीनियर तो उनसे कोऑर्डिनेट कर रहा हो तो हमको उनके पास बस जाना है और कहना है कि ऐसे पैच आप बना के दीजिए। वो डिजाइन पंच करेंगे, डिजाइन पंच करने के बाद आप उनको धागा दीजिए या धागे कलर स्टैंड है, धागा वो खुद अरेंज करते हैं, धागे का कलर स्टैंड दे दीजिए और प्रॉपर जो पैच उन्होंने बनाया है उस पैच को आप लेके आइए और अपने सीनियर्स को दिखा के उसको पास करवाइए। फिर वही पैच आपके सैंपल में अटैच होगा। और पैच जो आप दे रहे हो तो उसका टाइमिंग सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गारमेंट बन गया उसमें पैच लगे जा रहे हैं। वो देखिए कि किस स्टेज पे पैच लग रहा है, स्टिचिंग के बाद भी लग सकता है या स्टिचिंग के पहले लग सकता है। स्टिचिंग के पार्ट का है तो आप स्टिचिंग के टाइम में साथ साथ ही दे दो, क्योंकि बहुत ऐसे सैम्पलिंग बड़े बड़े एक्सपोर्ट हाउस में सैम्पलिंग टीम होती है तो वो देख लेगी कि ये मटेरियल स्टिचिंग से पहले, स्टिचिंग के टाइम का है या स्टिचिंग के बाद का है। अगर वो पहले का हो तो आपका सैंपल ही एक्सेप्ट नहीं करेगी बनाने के लिए। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि सारे ट्रिम्स, सारे मटेरियल जिसकी रिक्वायरमेंट हो, इवन ITL जो फ्यूजिंग हो जिसे कहते हैं, उसकी
सब कुछ एक साथ ही पैकेट बना के आप दीजिए उनको बनाने के लिए। तो ये, और उसके बाद जब सैंपल हमारे बन जाते हैं तो सैंपल बनने के बाद ध्यान रखिए कि इसका मेजरमेंट जो हो रहा है तो आप उसमें पूरी तरह घुस जाइए कि इसका मेजरमेंट कैसे हो रहा है। ये क्वालिटी टीम वाले जो क्यूए हैं हमारे, कैसे इसको मेजर कर रहे हैं, आप वो मेजरमेंट सीखिए। क्योंकि बाय द वे कभी ना रहे वो, तो आप भी उसको समझ के कम से कम बेसिक किसी को समझा तो सकते हैं कि ये ऐसे ऐसे मेजर होता है, आप ऐसे मेजर कर लीजिए। क्योंकि हो सकता है कभी कभी फ्लोर पे पैटर्न मास्टर नहीं रहता है तो मर्चेंट से पूछ लिया जाता है, मर्चेंडाइजर असिस्टेंट मर्चेंट जो फ्लोर पे घूमता रहता है उनसे पूछ लिया जाता है, हाँ बताओ ये कैसे है। पता चला आप ही को नहीं आता है। इसलिए आप सीखिए उसे कि कैसे किसी भी गारमेंट को मेजर किया जाता है। उसमें मैक्सिमम टेक बैक जो होते हैं अच्छे अच्छे बायर के, उसमें हाउ टू मेजर दिया हुआ होता है, तो बस आपको उसके हिसाब से मेजर करना होता है। और कुछ ऐसे बायर होते हैं जो इंचेज में मेजरमेंट देते हैं, कुछ ऐसे बायर होते हैं सेंटीमीटर में मेजरमेंट, कुछ ऐसे बायर होते हैं जो एमएम तक खींच के लेके जाते हैं, मतलब 5 सेंटीमीटर 5.55 तक खींच के लेके जाते हैं। ऐसी संख्या कम है, लेकिन 5.5 तक तो ले ही जाते हैं कुछ ऐसे बायर है, ठीक है एमएम, तो उसकी संख्या कम है। लेकिन आप मेजरमेंट करना जानेंगे तो भी तो एमएम या सेंटीमीटर में नापेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप मेजरमेंट सीखें कैसे किया जाता है। तो क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि मेजरमेंट वगैरह सब जानते हो, और आपसे इंटरव्यू में पूछ लेगा कि ठीक है गारमेंट इसको मेजर करके बताइए। और असिस्टेंट के लेवल पे आप जा रहे हो किसी दूसरे कंपनी में सीनियर बन के, तो आपसे मेजर गारमेंट दे देगा ना मेजर करने के लिए, हाँ जी ये। उसके बाद आते हैं फैब्रिक। जो फैब्रिक आप स्टोर से लाने के लिए जा रहे हो वो टेक पैक के हिसाब से फैब्रिक है कि नहीं, बायर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से फैब्रिक लाने के लिए जा रहे हो कि नहीं, या उन्होंने जो दे दिया ऐसा तो नहीं उसी फैब्रिक उठा के ले आया, हाँ जी यही कैमरिक चाहिए, या ऑयल कैमरिक के बदले गलती से ऑयल दे दिया, ऑयल के बदले कैमरिक दे दिया, कैमरिक के बदले पॉपलिन दे दिया, आप उठा के लाया और सैंपल बना दिया। ऐसी गलती कभी ना हो। आपको नहीं समझ में आता है तो फैब्रिक लाइए, पहले उनसे क्रॉस चेक कीजिए कि सर वहाँ सीनियर होंगे, तो आपको डाउट है तो सीनियर के पास जाइए, उनको बोलिए सर ये बायर की रिक्वायरमेंट ये है, क्या ये यही फैब्रिक है, तो आपको बता देंगे, प्रॉपर गाइड कर देंगे हाँ ये यही फैब्रिक है या नहीं। और उन्होंने गलत फैब्रिक दिया होगा तो उनको ही अपने इंटरनल डिपार्टमेंट सीनियर ही डांट देते हैं कि तूने गलत फैब्रिक कैसे दिया। उसके बाद अगर आपको कोई फैब्रिक आप नीचे से ले रहे हो, मतलब नीचे मतलब फैब्रिक स्टोर से आप उठा रहे हो और बायर का कोई कलर है उस पर, तो कभी भी डाइड फैब्रिक मत लो, क्योंकि उस पर कुछ नहीं हो सकता। वो ऑलरेडी डाई है, मिल डाई, ना ही उसका कलर काट के आप दूसरा कलर कर सकते हो। इसलिए आप चाहो कि आरएफडी फैब्रिक मिल जाए, रेडी फॉर डाइंग फैब्रिक, जो मिल का किया प्रॉपर प्रोसेस्ड फैब्रिक होता है, वो अगर आप लोकल डाइंग में भी उसको देते हो तो प्रॉपर उसका कलर पिकअप होगा। नहीं तो आपको ग्रे फैब्रिक मिल जाएगा, ग्रे फैब्रिक लेके उसको दे दो डाइंग वाले को, डाइंग वाला अपने कलर के हिसाब से उसको सबसे पहले उसको आरएफडी करेगा, 2-3 घंटे आरएफडी में लगाएगा, फिर उसको डाइंग करेगा, फिर मैच करेगा। लेकिन अगर मिल क्या किया वो आरएफडी है वो तो द बेस्ट, वो आपको फैब्रिक मिल जाता है, तो आप उसी फैब्रिक को यूज़ करें। ठीक है, तो ये फैब्रिक हमारा हो गया। ट्रिम्स मैंने बता ही दिया कि ट्रिम्स आप जो भी ट्रिम्स उठाते हैं वो ध्यान से उठाएं, बायर का जो भी रिक्वायरमेंट है उसी ट्रिम्स को ले। स्नैप है तो स्नैप ही लगाएं, सैंक ना लगाएं, सैंक है तो सैंक ही लगाएं, क्योंकि सैंक बटन जानते हैं कि 2 पार्ट में होता है, आगे काज पार्ट होता है और पीछे 2 पार्ट का बटन होता है सैंक, तो जो जींस में लगता है। स्नैप होता है तो 4 पार्ट में होता है, आगे के 2 पार्ट होते हैं, पीछे के 2 पार्ट होते हैं। और रिवेट, आईलेट जो भी जहाँ लग रहा हो, ड्रॉकॉर्ड जो भी लग रहा है, आप प्रॉपर अरेंज करके ही सैंपल को दीजिए। जनरली ये गलतियाँ हो जाती है कि नहीं देते हैं, सैंपल बन जाता है, उसके बाद आपस में मर्चेंडाइजर और जो सैम्पलिंग की टीम होते हैं उनके बीच में बातें बहस होती रहती कि हाँ मैंने ये दिया था, उसने ये नहीं दिया, उसने ये नहीं दिया, तो पूरा इसलिए प्रॉपर पैकेट बना के दीजिए कि एक ही बार में हो जाए। उसके बाद आते हैं जब सैंपल बन गया तो टैग, हर बायर के अलग अलग टैग होते हैं।
तो आप जिस वायर के साथ काम कर रहे हैं उसका टैग देखिए, उसका प्रोटो का टैग अलग होगा फर्स्ट सैंपल का, फिट सैंपल का टैग अलग होगा, पीपी सैंपल का टैग अलग होगा जो सीलिंग के लिए जाता है उस वो मतलब पीपी सैंपल का भी टैग होता है, तो पीपी सैंपल का टैग तो अलग होगा ही होगा। सिल जो सैंपल होता है वो बाइंग हाउस वाले खुद ही टैग लगा के उसमें दे देते हैं। तो ध्यान रहे कि जो टैग में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, फैब्रिक का डिटेल मांगा जाता है, कौन सा फैब्रिक है, फैब्रिक अकाउंट, कंस्ट्रक्शन, जीएसएम, और ये फैब्रिक एक्चुअल है, ऑल्टरनेट है। फैब्रिक का क्वालिटी तो हमेशा ही एक्चुअल होगा, ऑल्टरनेट कलर हो सकता है फिट सैंपल में, लेकिन फैब्रिक की क्वालिटी ऑल्टरनेट है, क्योंकि फॉल और फिल का ही अंतर आ जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। और बायर को 60s कैमरिक या बॉबलिन की जरूरत हो इसमें, उसको आपने ऑयल में बनवा दिया तो रिजेक्ट है। दिस कम्प्लीटली वेस्टेज ऑफ टाइम, और फैब्रिक भी वेस्ट गया, सब कुछ कंपनी का ही लॉस है। तो वो ध्यान देना कि सारे इन्फॉर्मेशन जो बायर का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप टैग भी फुल फिल करके भेज रहे हो। अब नहीं, प्रोटो में फिट सैंपल का टैग भर दिया, फिट में प्रोटो का टैग भर दिया, फिर वहाँ से सीजन ध्यान देना कि कौन से सीजन के लिए जा रहा है। सीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो सीजन समर के लिए जा रहा है, ऑटम विंटर के लिए जा रहा है, किस चीज़ के लिए, कौन से सीजन के लिए जाए, वो आपको टेक पैक में लिखा हो मिल जाएगा। बहुत जगह तो आपको बायर के नाम भी लिखने होते हैं, तो बायर का नाम भी उस पर लिख देना। उसके बाद आते हैं टेस्ट रिपोर्ट पे। ये टेस्ट रिपोर्ट का फॉर्म आप अपने सीनियर से भरना सीखिए। तो टेस्ट रिपोर्ट का फॉर्म ही नहीं पता चला भरने, बेबीज है तो किड्स लिख के दे दिए, किड्स है तो बेबीज लिख के दिए, टॉडलर है तो किड्स में चला गया। मतलब ये न्यूबॉर्न है, टॉडलर है, क्या है, तो ये सब चीज़ें। और वॉशिंग इंस्ट्रक्शन आप जरूर दीजिए अगर बायर का प्रॉपर कोई इंस्ट्रक्शन है। नहीं तो बहुत जगह ऐसा होता है कि इंस्ट्रक्शन अगर आपको इंस्ट्रक्शन आप बेसिक इंस्ट्रक्शन दे के उसको टेस्ट रिपोर्ट के टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, और उनको ही कहते हैं कि इस गारमेंट के हिसाब से हमें वॉशिंग इंस्ट्रक्शन सजेस्ट करें, तो वो वॉशिंग इंस्ट्रक्शन सजेस्ट करते हैं, उसके हिसाब से वॉश कर लो। कुछ ऐसे बायर होते हैं जहाँ पे ये करना पड़ता है। तो पीपी सैंपल के टाइम में ही जो बल्क फैब्रिक आता है उससे ही बनता है, और उसके बाद वॉशिंग इंस्ट्रक्शन होता है। वॉशिंग इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने होते हैं, जिससे आपका सैंपल प्रोडक्शन बनता है। पहले वॉश केयर बनेगा, वही वॉश केयर आपका यूज होगा उसमें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको मैंने बेसिक तौर पे अभी बता दी है कि क्या क्या मिस्टेक्स होती है। वो आपको मिस्टेक्स ध्यान में रखने हैं कि ऐसा ना हो कि ऐसी मिस्टेक होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, होगी। किसी को ज़्यादा होगी, किसी को कम होगी, क्योंकि सब सीखने के लिए जाते हैं असिस्टेंट लेवल पे, तो ऐसे मिस्टेक्स होंगे ही होंगे। नहीं कह रहा हूँ कि 100% लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग करते हैं, और होता है सीखने के लिए जा रहा हूँ तो डरने की कोई बात नहीं। लेकिन चाहे कि ऐसे मिस्टेक्स अवॉइड हो सके तो सबके लिए अच्छा है, आपके लिए, सैंपल के लिए, आपके सीनियर के लिए, सबके लिए अच्छा है। आपका रैपो बनेगा, फिर जल्दी जल्दी आपको आगे प्रमोट किया जाएगा कि ये गलतियाँ कम करता है। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।